हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके लघु प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। उससे पहले के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है, सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ये वाला है आपका, सन 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, या सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो आपको आंसर यही लिखना है। तो चलते हैं, देख लेते हैं सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। राजनीतिक कारण, सबसे पहले राजनीतिक कारण जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देशी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी इसी कारण अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे मुसलमान तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए। सेकेंड हो जाता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान छोड़नी पड़ेगी। यानी कि क्या यहाँ पे था कि अगर किसी के संतान नहीं है, अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यानी उन्होंने गोद ले लिया पुत्र को, तो उसको जायदाद, जो महल या जो भी राजकाज, जो भी प्रॉपर्टी होती थी, तो वो कहते थे कि इनको नहीं देने देंगे, ये सब अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो बात तो यहाँ पे थी कि संघर्ष का तो कारण बनेगा ही कि भाई हमने अपनी मर्जी से हमने किसी को गोद लिया, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे ही सारी प्रॉपर्टी दे, हम अंग्रेजों को क्यों दे। तो इसी में क्या हुआ कि संग्राम का ये कारण बन गया। उसके बाद देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है, अंतिम यानी जो मुगल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद हो जाता है, पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर दी गई। उसके बाद आपका हो जाता है, पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी व अवहेलना करती थी। यह प्रणाली भारतीयों को अत्यधिक खर्चीली, पेचीदा तथा अवधिपूर्ण लंबी प्रक्रिया लगती थी। अब देख लेते हैं धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाया था। जातिवाद की उपेक्षा। रेलवे तथा अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीयों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना, पढ़ना, धर्म में हस्तक्षेप समझा। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। पहले क्या होता था कि जब अंग्रेजों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया और लोगों पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, तो अब किस तरह से वो हर तरह से, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, आर्थिक, मतलब हर तरह से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे। तो इसमें एक कारण ये भी बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों ने क्या किया कि जो मुस्लिम थे उन्हें स्वर के लगी चर्बी, जो कारतूस में लगी होती थी, उसे मुंह से खोलने के लिए कहते थे। और जो हिंदू होते थे उनको क्या कहते थे कि गाय की लगी हुई चर्बी से जो कारतूस में लगी होती थी, तो उसको क्या कहते थे, मुंह से खोलने के लिए कहते थे। तो जनता में क्या हुआ, रोष फैल गया और विद्रोह का कारण बन गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिए जाते थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए। सैनिक कारण। भेदभाव नीति। सेना में भारतीय सूबेदार का वेतन नए यूरोपीय रंगरूट से भी कम था और भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर कम थे। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। रियासतों की सेना समाप्त कर दी गई। इनसे अवध के सैनिक बेकार हो गए। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। अब आर्थिक कारण में देख लेते हैं, कुटीर उद्योग का विनाश। आर्थिक कारण में क्या था, तो कुटीर उद्योगों का विनाश। विदेशी सामान के भारत में आने से भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई। इससे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारतीय दस्तकार बेकार हो गए। सेकंड नंबर पर हो जाता है, मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ गई। खेतिहर किसानों की दशा
खराब हो गई, देश का धन विदेश चला गया। बेकारी के कारण इस प्रकार के लोग संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं न्यायिक दखल दिया। इससे भारतीय प्रभुत्व वर्ग वालों को सीधे ठेस पहुंची। इससे शासक और जनता के बीच संदेह का माहौल बना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बहादुर शाह जफर की स्थिति का वर्णन कीजिए। यद्यपि भारत में राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में थी, दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर के नाम से चलता था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। क्वेश्चन हो जाता है, सन 1857 की क्रांति की योजना को सविस्तार समझाएं। इसमें हो जाता है क्रांति की योजना। देश में व्याप्त अशांत परिस्थितियों के कारण एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा कुंवर सिंह आदि ने आरंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं तथा जमींदारों से संपर्क किया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तथा उनकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल तथा कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी तथा कमल के फूल को विद्रोह के संदेश का प्रतीक बनाया गया। संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया? किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। सेकेंड नंबर हो जाता है आपका, राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। थर्ड नंबर हो जाता है आपका, वह देश की एकता का प्रतीक होता था। फोर्थ नंबर हो जाता है, 1835 में कंपनी के, यहाँ पे 1835 हो जाता है, कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। देश में अनेक अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास हो जाते हैं, 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में स्याना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र में सन 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत वुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। 4 नंबर हो जाता है, 1839 ईस्वी में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने ये विद्रोह भी दबा दिया। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 के आंदोलन के दमन के पश्चात भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी भड़कने लगी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास किए जाने लगे। 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेशों में स्याना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था।
सेकेंड नंबर हो जाता है बिहार में छोटा नागपुर, यानी बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। थर्ड नंबर हो जाता है महाराष्ट्र में सन 1879 ईस्वी में वासुदेव बलवंत। कौन? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। इसके बाद हो जाता है सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के संगठन को समझाइए। इस आंदोलन के संगठनकर्ताओं में पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब, धुंधपंत वकील अजीमुल्लाह खां, सतारा के अब्दस्त राजा के वकील रांगो बापू तथा अवध के पच्युत नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उसका वजीर अली नकी मुख्य थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उसकी बेगम जीनत महल का क्रांतिकारियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। क्रांति का प्रमुख केंद्र नाना साहब का गढ़ बिठूर था। नाना साहब की पेंशन के संबंध में उनके वकील अजीमुल्लाह खां को इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां उनकी मुलाकात रांगो बापू से हुई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। भारत लौटकर उन्होंने क्रांति की तैयारियां आरंभ कर दी। क्रांति के लिए 31 मई 1857 कौन सी डेट घोषित की गई? तो 31 मई 1857 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ने मिलकर बहादुर शाह जफर का साथ देने का निर्णय किया और नाना साहब ने भी देशी नरेशों से क्रांति में सम्मिलित होने का आग्रह किया। साधु सन्यासियों तथा फकीरों के वेश में क्रांतिकारियों ने यात्राएं करके क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में लिखिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हो जाता है मुस्लिम समाज के सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। ये क्वेश्चन आपका जिस तरह से भी आ जाए, लेकिन आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। ये भी आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर हो जाता है मुस्लिम समाज के सुधार के लिए निम्न आंदोलन किए गए। वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां 1817 से 1893 ईस्वी थे। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। देवबंद आंदोलन तो 1857। देवबंद आंदोलन कब? तो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे। क्या था? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है कुरान शरीफ तथा हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनाए रखना। अहमदिया आंदोलन सन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने आंदोलन की शुरुआत की। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इसकी पुस्तक का नाम बराहीन अहमदिया था। ये आप याद रखिएगा, बराहीन अहमदिया। अब फराजी आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह। किसने? तो शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी फराजी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। अब देख लेते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में ब्रह्म समाज के विषय में लिखिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका हो जाता है राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन
राय ने की और कब की, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, ठीक है ना। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ब्राह्मण समाज की स्थापना की इन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। उन्होंने तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, पर्दा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सती प्रथा क्या था। तो सती प्रथा यह था, जैसे किसी का दुर्भाग्यवश पति का देहांत हो जाता था, यानी पति की मृत्यु हो जाती थी, तो उसको जो पत्नी थी उसको उसकी चिता के साथ में जलना पड़ता था, चाहे वो चाहती या ना चाहती, उसको जबरदस्ती बिठा दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इस पर वर्क किया। फिर बाल विवाह, इतनी छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि लड़के की एज क्या है, लेकिन लड़की की एज बहुत छोटी होती थी और उसका विवाह कर दिया जाता था। जाति प्रथा यानी जात पात, छुआछूत, ये सब चीज़ें बहुत ही समाज में बहुत ज़्यादा ये बुराइयां थी, इसलिए क्या था, इस पर इन्होंने बहुत ही बारीकी से वर्क किया। और फिर बाद में क्या हुआ, आज आप स्थिति देख सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर ऐसा अभी भी है जहाँ पे बाल विवाह होता है, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन ज़्यादा जगहों पे अब ऐसा नहीं रहा है। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। ब्रह्म समाज प्रेस और सत्य यानी प्रेम और सत्य, यहाँ पे हो जाता है प्रेम और सत्य में विश्वास करता है और जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। उसके बाद समझ लेते हैं ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। धर्म सुधार कार्य, राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के समक्ष खड़ा किया। सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार, राजा राम मोहन राय के तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया गया, जिसके कारण भारतीय समाज का निरंतर पतन हो रहा था। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा संबंधी कार्य, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली। विचारों की स्वतंत्रता पर बल, राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर प्रेस को एक नई शिक्षा यानी दिशा प्रदान की। उसके बाद आपका हो जाता है प्रार्थना समाज की धार्मिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। सन 1867 ईस्वी में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, लड़के एवं लड़की दोनों का विवाह की आयु में वृद्धि करना। इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आर्य समाज को देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, जिनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनके बचपन का क्या नाम था? तो मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 ईस्वी में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में इन्होंने इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाश उनकी
प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। जैसे इनके बचपन का नाम तो मूल शंकर हो जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाता है। डेट हो जाती है तो 1875, यानी 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। यानी कि कब स्थापना की? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ की? तो बम्बई में की। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्त एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना प्रमुख थी। इन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों को हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है, संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो हो जाता है। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी। इस तरह से हो जाता है आपका। तो यहाँ तक आपका इनफ हो जाता है। आप इतना लघुत्तरीय में लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना इनफ होता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आप जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।